एक छोटे से जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। बबलू एक छोटी सी नौकरी करता था। एक दिन पीलू उसको कहती है, सुनिए जी, मुझे 500 रुपये दीजिए। तो बंटी बोलता है, अरे लेकिन कल ही तो 1000 रुपये दी थी, आज 500 की क्या जरूरत आन पड़ी। तो पीलू कहती है, आज जंगल में एक नई खाने की दुकान खुली है, मैं और मेरी सहेलियाँ वहाँ जाएंगी, 500 तो बहुत कम है। तो बंटी बोलता है, अरे कैसे कम है, मेरी आमदनी भी तो कम है, लेकिन तुम्हारा ये खाने का शौक मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले दिन खाने कौन जाता है, लेकिन तुमको तो पहले दिन ही जाना होता है किसी भी नए दुकान खाने के लिए। इसके बाद पीलू शाम में घर आती है तो बहुत खुशी से बंटी से कहती है, सुनिए जी, वो नई दुकान वाला तो हमें बहुत अच्छा ऑफर दिया है। हफ्ते के 5 दिन वहाँ छोला कुलचा खाने में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि 5 दिन वही छोला कुलचा खा लूँ। बंटी कहता है, अरे तू तो मेरी पूरी सैलरी इस छोला कुलचे में खर्च कर दोगी, मैं भी तो देखूं कि उसमें ऐसा क्या है। लेकिन अगले दिन ही बंटी को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। उसका सेठ नुकसान होने के कारण अपने ऑफिस बंद कर देता है। बंटी घर आकर पीलू को सब बताता है तो पीलू कहती है, अरे तो अब मैं छोला कुलचा कैसे खाऊंगी। बंटी बोलता है, अरे तुम्हें खाने की पड़ी है, मेरी नौकरी चली गई है। ऐसा करता हूँ, मैं नौकरी ढूंढना छोड़कर तुम्हारे लिए छोले कुलचा ही बना देता हूँ। तो पीलू बोलती है, वाह जी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। बंटी अपना सिर पकड़ लेता है। दूसरे दिन बंटी छोला कुलचा बनाने लगता है। पीलू लालच में आकर 2 प्लेट छोले कुलचे खा लेती है। वाह जी, कितना स्वादिष्ट छोले कुलचा है। उस नई दुकान का तो शटर बंद हो जाएगा। तो बंटी बोलता है, सुनो पीलू, तुम्हें मेरी दुकान में काम करना पड़ेगा, उसके बदले तुम्हें 1 प्लेट छोला कुलचा मिलेगा। ठीक है जी, मैं आपके यहाँ काम कर लूँगी। फिर इस तरह से बंटी और पीलू अपना छोले कुलचा का ठेला चलाने लगे और पीलू की सभी सहेलियाँ अपने अपने पति के साथ वहाँ आकर खाने लगी और पैसे भी देने लगी। बाकी की जंगल वाले भी उनके ठेले में आते थे और फिर पीलू और बंटी बहुत पैसे कमा लेते हैं। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन
को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। गोंडा नाम के राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिल मिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा के मन में पुत्र वात्सल्य उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं।